व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए, हमारी फर्स्ट सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम लोग न्यूज एनालिसिस करेंगे। इसके बाद में कुछ टॉपिक्स देखेंगे, उसके बाद में फिर क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद में जो मॉर्निंग में क्वेश्चन दिए थे उन क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। तो इस तरीके से हमारी कंप्लीट वीडियो चलेगी। ओके, तो फर्स्ट पेज पे फिर से जस्टिस कन्नन से रिलेटेड न्यूज है। आप लोग सभी जानते हैं, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं इनसे रिलेटेड। आज इनके एवज में हम क्या देखेंगे, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटी एक्ट 1989, इसके बारे में जानेंगे। एक्चुअली हुआ क्या है, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जल्दी से। देखिए, जस्टिस कर्नन है ये। तो जस्टिस कर्नन है, कोलकाता हाई कोर्ट के जज हैं ये, ठीक है ना। तो हुआ क्या है, इनको जो सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारे, और 6 जज, तो 7 आदमियों ने मिलकर इनको बोला था कि अपना चेकअप करा के आओ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जब इनको बोला गया तो इन्होंने बोला कि मेरी मेंटल हेल्थ सही है, आप चेकअप करा के आए हो अपना, ठीक है। तो वो तो बात बोली बोली, अब क्या कर दिया इन्होंने, जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे आज की डेट में है और जो जज हैं जिन्होंने ये ऑर्डर निकाला था, उनके खिलाफ इन्होंने रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर निकाल दिया, ठीक है ना। जो जज हैं, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर लगा निकाल दिया उनके खिलाफ, और ऊपर से 1 लाख की इनके ऊपर क्या लगाना है, फाइन भी लगा दिया है। और इसको जल्दी से जल्दी, लगभग इसको बोला गया है कि 1 वीक के अंदर अंदर ये सब कंप्लीट करना है। और जो पैसा है ये कहाँ पे जमा करना है, नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, तो वहां पे जाके कंप्लीट ये भी जमा करना है, ठीक है। तो ये सारे इस तरीके के डिसीजन ले रहे हैं। मतलब ये देखिए, एक जज होते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ डिसीजन निकाल रहे हैं इस तरीके के। ये निकाला किस बेस पे है, ये इन्होंने ये इस बेस पे निकाला है, ये बोल रहे हैं कि मैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए मेरी बेइज्जती की जा रही है, और मेरी बेइज्जती की जा रही है। तो इसके बेस पे अगर कोई भी इस तरीके का व्यवहार करता है किसी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के आदमी के साथ में, तो इस एक्ट के तहत उसको सजा दी जाती है। तो ये इस एक्ट के तहत इस तरीके की सारे डिसीजन निकाल रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ तक बोल दिया है कि अपना पासपोर्ट वगैरह सब सरेंडर कर दो, कोई भी कंट्री से बाहर नहीं जाएगा। और पुलिस को इन्होंने बोला है कि जल्दी से जल्दी इनको अरेस्ट करके जेल में डाला जाए। तो इस तरीके का डिसीजन ये निकाल रहे हैं। होता क्या है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटी एक्ट 1989। एक्चुअली होता क्या है, देखिए, शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट होता है, तो ये जो कास्ट होती है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि देखिए हमारे अगर सोसाइटी में देखा जाए, इंडिपेंडेंस से पहले भी और पुराने टाइम से भी अगर देखा जाए, तो कुछ कास्ट ऐसी हैं हमारे यहाँ पे जिनको बहुत ही ज्यादा गलत नजर से देखा जाता था, और उनको एक तरीके से सेग्रीगेट किया जाता था सोसाइटी से। उनके साथ में सही व्यवहार नहीं किया जाता था, उनको गलत तरीके से रखा जाता था। हालांकि आज की डेट में तो चीजें चेंज हो चुकी है, पुराने टाइम की बातें की जा रही है यहाँ पे। तो इतने गलत लेवल पे व्यवहार किए जाते थे बहुत ही ज्यादा। आपने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में सुना होगा, वो भी हमेशा इन कास्ट के लिए ही लड़ा करते थे, ताकि इनको थोड़ा इन इस कास्ट को थोड़ा एक अच्छे लेवल की लाइफ मिल सके, और ताकि सोसाइटी में इनके खिलाफ कोई भी गलत काम न हो सके। तो उसी के लिए ये एक्ट निकल के आया था। ये अमेंडमेंट, ये सेकंड, इससे पहले भी एक एक्ट था, ये बाद में निकल के आया। ये निकल के किसके तहत आया, पहले वो देख लीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडर आर्टिकल 17। तो अंडर आर्टिकल 17 आप लोगों ने पढ़ा होगा, अनटचेबिलिटी, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 17 के तहत आता है अनटचेबिलिटी। तो उस अनटचेबिलिटी को किस तरीके से सोसाइटी से हटाया जाए, गांधी जी भी बहुत फेवर में थे कि किस तरीके से अनटचेबिलिटी को हटाया जाए। इसीलिए वो इनके लिए वर्ड जो यूज किया करते थे, हरिजन वर्ड यूज किया करते थे हमेशा, ठीक है ना, जिसको हम SC ST बोलते हैं। तो इसीलिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी मतलब कई सारे अच्छे अच्छे वर्ड यूज करने की कोशिश की है। जो भी रहता है यार, हर टाइम आदमी क्या सोचता है कि कोई भी अच्छा वर्ड यूज किया जाए जिसके बेस पे मतलब कुछ भी ये ना दिखे कि गलत तरीके से, या फिर एक वो नहीं कहते हैं कि सोसाइटी में कास्ट और यार ये रिलीजन के बेस पे जो सेग्रीगेशन किया जाता है ना, ये सबसे गलत चीज होती है। तो किसी भी तरीके से इसको रोकने का रहता है कि ये रुक जाए किसी भी तरीके से। इससे पहले एक एक्ट था जिसको बोलते थे अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। तो पहले वो एक्ट चला करता था, तो पर लेकिन उस एक्ट में बहुत सारे लूप होल थे। तो फिर उसमें अमेंडमेंट करके, तो फिर अमेंडमेंट करने के बाद में कई सारे एक्ट बनाए गए। तो उसके बाद में जो मेन एक्ट निकल गया, जिसके तहत अब काफी अच्छे और अच्छे लेवल के आप लोग बोल सकते हैं। अब देख लीजिए कि इससे अच्छे लेवल के क्या होंगे, कि इसके बेस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी मतलब एक तरीके से ऑर्डर दिया गया है कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए एक हाई कोर्ट के जज के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे अब इसमें मतलब प्रोटेक्शन का प्रोविजन है यहाँ पे। तो वही सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की गई है। ये भी काफी पुराना केस चल रहा था, इस केस के ऊपर भी अब फिर से नजर डाली गई है। पेज 1 पे और पेज 10 पे न्यूज है। हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था, देखिए वो वर्डिक्ट के बाद में अब जो डिसीजन लिए गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फिर से चीजों को उठाया है और फिर से चीजें सामने निकल के आई हैं। तो उसमें 2 आदमियों को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। एक तो हो गया CBI, और दूसरा हो गया एक जो झारखंड हाई कोर्ट था। दोनों को क्यों क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि उस टाइम पे जो केस निकाला गया था, जब जब हाई कोर्ट ने उस केस को साइड में रख दिया, तो CBI के पास में पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए।
तो जो ये केस आया था, इसमें 3 आदमी को कन्विक्टेड पाया गया था, लालू प्रसाद यादव जी को और जगन्नाथ मिश्रा जी को और सजल चक्रवर्ती को। तो ये 3 आदमी को इसमें कन्विक्टेड पाया गया था उस टाइम पे। तो इन तीनों को एक तरीके से आज तक किसी भी तरीके से इनको मतलब इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को लताड़ा है, सीबीआई को भी और झारखंड हाई कोर्ट को भी, कि एक तरीके से आपकी नेग्लिजेंसी है, इतनी चीजें होने के बाद भी, इतना बड़ा स्कैम होने के बाद भी आप लोगों ने एक प्रॉपर वे में वर्क नहीं किया है। तो देखिए ये कहीं ना कहीं एक आप एडमिनिस्ट्रेशन का ही लूप होल बोल सकते हैं, कि जिस तरीके से सीबीआई को सब चीजें पता होते होते भी जो लीडर होते हैं उन पे कोई केस नहीं चलाया जाता इस तरीके से। तो वही सारी बात है, आप जल्दी से जल्दी 9 महीने के अंदर इस केस को, जो कि चारा घोटाले का केस था, जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, हालांकि न्यूज देखिए कुछ ज्यादा नहीं है, इस तरीके की है बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। इसको देख लीजिए, पेज 11 पे न्यूज है, ये उज्जवल डिस्कॉम के रिलेटेड न्यूज है। देखिए ये था क्या, आप लोगों को स्कीम का नाम याद रखना है, जिसको उदय बोलते हैं, उदय बोलते हैं, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उदय बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और जो ये डिस्कॉम है, इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो जितनी भी ये बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है, उन बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सारी लॉस में चल रही थी। तो उन कंपनियों का लॉस को कम करने के लिए, उनको एक अच्छी सिचुएशन में लाने के लिए, तो बहुत सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम निकाली गई, जिस स्कीम के तहत इन कंपनियों को पैसा दिया गया और एक तरीके से इनका जो परमानेंट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की, जो कि इनके यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे। तो उसी के बेस पे जो बातें की गई, देखिए स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि कुछ पैसा आप दीजिए, और इसी तरीके से 50% इनको बोला कि आप बॉन्ड वगैरह निकालिए। तो कहने का मतलब यह है, ओवरऑल जो बात चल रही थी, जितनी भी बिजली की कंपनी है, यूपी की अलग है, दिल्ली की अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है, तमिलनाडु की अलग है, तो सब स्टेटों की अलग अलग रहती है, ठीक है ना। तो ये इसके क्या कहते हैं, स्टेट का ही सब्जेक्ट है, तो इसलिए स्टेट के अंदर में चीजें आती हैं सारी। तो इसीलिए उन्हीं को सब चीजें हैंडल करने के लिए बोला गया था। तो देखिए यहाँ पे आज की डेट में ये इनकी रैंकिंग निकाली गई है, A+ A निकाल दी, या फिर B+B निकाल दी, और C+, इस तरीके से रैंकिंग दी गई है। उसमें देखा गया कौन ढंग से काम कर रहा है, तो ये रैंकिंग निकल के आई है अभी। तो गुजरात जो है A+ पे आया है, यहाँ पे जो उत्तराखंड है वो A+ पे आया है, ठीक है ना। तो ये कंपनी के नाम है, UPCL उत्तराखंड की हो गई, गुजरात की MGVCL हो गई। इस तरीके से यहाँ पे रैंकिंग दे रखी है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस स्कीम का नाम याद रखिए किससे रिलेटेड है, और ये रैंकिंग किस चीज से रिलेटेड निकल के आ रही है। इतनी ज्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये याद रख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा A+ किसकी आई है, गुजरात की आई है और उत्तराखंड की आई है। इसके अलावा और ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इतनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कहाँ तक याद रखोगे। पेज 13 पर न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज जिसको बोला जा सकता है। देखिए ये क्या है, जिस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा, अगर किसी कंट्री में किसी दूसरी कंट्री से ट्रेड किया जाता है, तो कई बार क्या होता है, कई तरीके के टैरिफ लगा दिए जाते हैं। एक तो बोलते हैं इनको बोला है नॉन टैरिफ बैरियर, एक तो होता है टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर कौन से होते हैं, जिस तरीके से पैसों का बैरियर लगा देना। मान लीजिए यहाँ से कोई सामान आ रहा है, ठीक है ना, सामान आ रहा है 100 रुपए का, तो उस पर क्या लगा दिया, 70 रुपए का बैरियर लगा दिया, ठीक है ना। तो 70 रुपए का लगा दिया, तो एक तरीके से क्या होगा, वो सामान जैसे ही एंटर करेगा यूएसए में, तो वो 170 रुपए का हो जाएगा। तो महंगा हो गया काफी, तो इसलिए जो सामान यहाँ पे बिकेगा नहीं ढंग से। तो इसी तरीके से ये बातों को टैकल करने के लिए, तो यहाँ पे क्या बोला गया, अभी जो हमारी इंडियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने बोला है कि ये सब चीजों को हमको सेट करना है, इन सब चीजों से उभरना है, क्योंकि यूएसए जो है बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर लगाता है। तो ये तो मैंने यहाँ पे टैरिफ बैरियर बता दिया, जिसमें पैसों का यूज होता है। नॉन टैरिफ बैरियर यूज करता है यूएसए, उसमें क्या करता है, बायो टेररिज्म। बायो टेररिज्म मतलब, मान लीजिए यहाँ से हमने अपने यहाँ से आम भेज दिए, ठीक है ना। तो ये बोलेगा कि आप तो अपने आम में पेस्टिसाइड यूज करते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ की जनता को हो सकता है कि हेल्थ से रिलेटेड इशू आ जाए, और उनकी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो हम आपके आम नहीं खरीदेंगे। दूसरा होता है चाइल्ड लेबर, ये बोल देते हैं कि जो आपने यहाँ पे अपनी खेती की है, वो चाइल्ड लेबर को लगा के की है, तो चाइल्ड लेबर के प्रोविजन के हिसाब से हम आपका सामान नहीं करेंगे। तीसरा होता है नेशनल सिक्योरिटी, तो इस तरीके के प्रोविजन बाय अमेरिका से ही बाय करना है इसलिए, या फिर नेशनल सिक्योरिटी, या फिर फूड से रिलेटेड कोई बातें निकाल देता है। तो सोच समझ के ये बात आती है कि किसी न किसी तरीके से जो बाहर वाली कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है, उसको अपनी कंट्री में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है, उससे ज्यादा प्रेफरेंस देने के लिए इस तरीके के प्रोविजन यूज किए जाते हैं हमेशा यूएसए के द्वारा। यहाँ तक कि इन्होंने आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल जो इंडियन मेडिसिन है, उनके ऊपर भी इसी तरीके की पाबंदी लगा दी है, बोला कि क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुई इनकी, ठीक है ना। तो कई ऐसी बातें इन्होंने बोली है, तो कई बातों को देखते हुए हमेशा ये बोलते हैं कि किसी न किसी तरीके से, हालांकि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, इन चीजों को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अमेरिका ही से सामान बनाओ, मेड इन अमेरिका होना चाहिए, सारा चीज अमेरिका पे फोकस करना चाहिए। तो तब से लेके इन चीजों पे और ज्यादा फोकस किया जा रहा है, और ये जो इस तरीके के जो रूल और रेगुलेशन है, और ज्यादा टाइट कर दिए गए हैं अब यहाँ पे। ओके, ये एनवायरमेंट से रिलेटेड भी न्यूज है थोड़ा सा, और किसी इस तरीके से किसी भी पशु पक्षी से रिलेटेड न्यूज आती है, इंडेंजर्ड या वनरेबल है, तो वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कछुआ है, इस ये टोर्टोइज है, इसका नाम याद रखना है, स्टार टोर्टोइज बोला जाता है इसको। क्यों, क्योंकि ये देखिए इसके ऊपर स्टार टाइप के बने हुए हैं, तो इसलिए स्टार टोर्टोइज बोला जाता है। ये पाया जाता है इंडिया में ओनली एक जगह, पेज 18 पे न्यूज है, एक जगह पाया जाता है ओनली, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रखिएगा ना आप, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती कहाँ पे है, ये केरला में पड़ती है।
ठीक है, केरला में पड़ती है, ओनली यहीं पर ही रिहेबिलिटेट किया जाता है इसको, और कहीं पे नहीं किया जाता है, तो ये भी आप लोगों को नाम याद रखना है। तो क्या है ये इंडियन स्टार टोरटोइज, ठीक है ना, तो इनका नाम याद रखना है। इनका स्मगलिंग की जाती थी, इनकी मतलब कुछ भी बहुत सारे, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा और भी बहुत सारी चीजें होते हैं, जैसे जैसे जो भी जानवर वगैरह होते हैं उनकी उनकी स्किन वगैरह बेची जाती है, इसी तरीके से इनका भी स्मगल की जाती थी किसी ने अदर ना किसी न किसी पर्पज के लिए। तो 450 टोटल आज की डेट में बचे हुए हैं, तो और भी ज्यादा बढ़ने की कोशिश है इनकी। तो अब अच्छा एक सक्सेस देखने को मिल रही है कि अच्छे लेवल पे यहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है ना। ये जियो चिलियन करके इसका जो नाम था, एलिजेंस, तो ये इसका मतलब एक तरीके से साइंटिफिक नेम आप लोग बोल सकते हैं। इतना पूछा नहीं जाएगा वैसे, स्टार टोटो जी नाम लिख रहा है, कहाँ पे है ये नाम लिखेगा, सेंचुरी का नाम याद रख लीजिएगा, ये काफी है। क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। देखिए फर्स्ट ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पहले आप लोगों को यही समझना पड़ेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन पता है तो आप क्वेश्चन को आराम से करके ले जाओगे। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नॉर्मल सा मतलब क्या होता है। नॉर्मल सा मतलब ये होता है, मान लीजिए सस्टेन करके रखना है किसी भी चीज को। सस्टेन करके कैसे रखना है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, पेड़ पौधों का ही ले लेते हैं। पेड़ पौधों को हमको इतना ही काटना चाहिए, इतना ही यूज करना चाहिए, ताकि हम फिर से उनको ग्रो कर सके जितने हमने काट दिए, जिससे कि जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उनको कोई नुकसान ना पहुंच सके, वो भी इनको यूटिलाइज कर सके अच्छे से। और फिर नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उनको भी इतना यूज करना है जिससे कि इनकी नेक्स्ट वाली जनरेशन आराम से उसका यूज कर सके, सस्टेन रख सके। वरना अगर हम ही ने सारे पेड़ पौधे खत्म कर दिए, काट डाले सारे, तो फिर नेक्स्ट वाली जनरेशन के लिए तो कहानी खराब हो जाएगी ना। तो इस तरीके का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है चीजों को इस तरीके से करना कि डेवलपमेंट भी होता रहे और चीजें सस्टेन भी रहे, चीजें खत्म भी ना हो। तो उसके बेस पे बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे बोला गया है कौन सा इसका नहीं है, तो यहाँ पे देखिए रिलाई ऑन द मोर ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हम ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे, जिस तरीके से हम जो नॉर्मल खाद वगैरह है, जो कि गोबर खाद वगैरह होती है, उसको यूज करेंगे, उन सब चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, तो ज्यादा बेटर रहेगा। वरना जो जमीन है वो बहुत ही ज्यादा बंजर हो जाएगी। अगर जो वैसे फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज करेंगे, उनकी उपजाऊ शक्ति घटनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर है, तो इसका मतलब इसे नोट वाला पूछा है, याद रखना, ठीक है। रिड्यूसिंग द यूज ऑफ द पर्सनल व्हीकल एंड द प्रमोटिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सीधी सी बात है यार। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर यूज करेंगे वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू पर्सनल व्हीकल। अगर सब अपने अपने पर्सनल व्हीकल में चलने लगे तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी, इन्वायरमेंट को भी दिक्कत पड़ेगी, ऊपर से जितने हम फोसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं वो भी खत्म होते चले जाएंगे, पेट्रोलियम और जो डीजल वगैरह होते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है, सेफ गार्डिंग द हैबिटेट्स ऑफ द इंडिजीनियस कम्युनिटीज फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा एंड फ्यूना होता है, फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे और फ्यूना मतलब जो जानवर, जो पक्षी वगैरह होते हैं, ठीक है ना। तो उनको भी किसी तरीके से सेफ गार्ड करना, तो ये भी नॉर्मल सी बात है, सेफ गार्ड करेंगे तो तभी आगे कंटिन्यू रहेंगी ना। देखिए इस तरीके से चीजें होती है। मान लीजिए आज की डेट में आप लोगों ने यहाँ से एक फूड चेन होती है, फूड चेन में कई सारी चीजें रहती है, ऊपर आप मान लीजिए शेर मान लीजिए, नीचे बहुत सारे हिरन वगैरह मान लीजिए, तो नीचे चल के और भी कई सारी चीजें मान लीजिए, पेड़ पौधे वगैरह मान लीजिए। अगर कोई भी कंपोनेंट एक खत्म हो गया इस फूड चेन में से, तो कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो फिर ये फूड चेन सस्टेन नहीं कर पाएगी, और फिर इसी तरीके से यहाँ पे स्पेसीज ही खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी, धरती पे कुछ भी नहीं बच पाएगा। तो वो सारी चीजों को देखते हुए इस तरीके की मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाता है। तो क्या बोला गया यहाँ पे, नो नीड, मतलब ये बात हो गई। देखिए अब जब मतलब नॉर्मल सी बात होगी ना, तीन में से तो है नहीं, चौथा आंसर बच गया, तो इसका मतलब यही होगा। तो ये क्या बोला है, ये बोला है नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विद रेस्पेक्ट टू द फ्यूचर जनरेशन। तो ये बोल रहे हैं कि प्रेजेंट जनरेशन है उसको फुल मजा लेना चाहिए, फ्यूचर जनरेशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो यही आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको नॉर्मल डेफिनेशन पता है तो आप आराम से करके ले जाओगे। ये यहाँ पे साइड में घड़ियाल की पिक्चर दे रखी है, मगरमच्छ टाइप का होता है। मगरमच्छ का मुंह जो होता है चौड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, इसका क्या होता है, छोटा होता है थोड़ा मुंह, ठीक है ना। तो लास्ट 60 ईयर में ये बोला गया है कि ये घटते जा रहे हैं, पॉपुलेशन जो हो रही है इनकी डिक्लाइन होती जा रही है। तो क्या रीजन है उसका डिक्लाइन होने का। तो देखिए पहला तो आप लोग समझ सकते हैं, ओवर द हंटिंग फॉर द स्किन, इनकी स्किन का यूज किया जाता है किसी के तरीके से, तो इसलिए हंटिंग की जाती है। तो फर्स्ट तो सही है, अगर फर्स्ट सही है तो ना सेकंड होगा ना थर्ड होगा, ठीक है ना। दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला गया हीट पोल्यूशन ऑफ द वाटर। आपको लगता है कि इतना ज्यादा पोल्यूटेड वाटर हो चुका है, इतना ज्यादा मतलब हीट हो चुकी है वाटर की, कि इतना ज्यादा गर्म हो चुका है कि कुछ नुकसान करेगा, वो भी ऐसी स्किन पे। तो नॉर्मल सी बात है कि फालतू का ऑप्शन डाल रखा है, तो दूसरा नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अब दूसरा नहीं है, तो दूसरा नहीं है तो इसमें दूसरा है, तो ये भी हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कीजिए, डिस्चार्ज ऑफ द इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, तो अब सोचने वाली बात ही नहीं है जब पता चल गया है। कलेक्शन ऑफ द एग्स फॉर कंजप्शन, हाँ ये भी हो सकता है कि एग उनके कलेक्ट किए जाएं और उनको खाया जाए, तो इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं। किलिंग फॉर द इंडिजिनियस मेडिसिन, हाँ ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो होता है ना, क्वेश्चन को कोशिश किया करो कि अपना जो एलिमिनेशन मेथड से यूज किया करो, आराम से बहुत आसानी से क्वेश्चन को सोल्व करके ले जाओगे। ये दो वर्ड दे रखे हैं यहाँ पे, एक तो बोला गया यहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है ना,
और दूसरा बोला गया यहाँ पे सब्सटेंस फार्मिंग। तो दोनों में पहले डिफरेंस समझ लिए। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको उगाया जाता है, जिनको मार्केट में बेचने के लिए उगाया जाता है, ठीक है ना, मतलब कंजप्शन के लिए नहीं, ज्यादा बेचने के लिए ही यूज किया जाता है उसको। सब्सटेंस फार्मिंग हो गया, बस इतना उगाया जाता है जिससे कि हमारा खाना पूरी हो जाए, मतलब अपने खाने के लिए जो उगाई जाती है उसको सब्सटेंस फार्मिंग बोलते हैं। तो यहाँ बोला गया है कि कौन से दोनों में डिफरेंस क्या क्रिएट करती है। तो पहला बोला गया है सिलेक्शन द क्रॉप्स। देखिए, चाहे अपने खाने के लिए उगाए या फिर कमर्शियल के लिए उगाए, तो दोनों में क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन तो करना पड़ेगा। तो डिफरेंस का तो पॉइंट है नहीं है। यूज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कमर्शियल के लिए आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, ज्यादा उगाना है क्योंकि यहाँ तो ओनली खाने पीने के लिए उगाना है, यहाँ पे ज्यादा उगाना है क्योंकि यहाँ पे बेचना है, ठीक है ना। तो दूसरा तो होगा ही होगा। अब जब दूसरा होगा तो ये तो गया। इसके बाद में फार्म साइज। फार्म साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि जितना बड़ा फार्म साइज होगा कमर्शियल फार्मिंग के लिए उतना ही ज्यादा बढ़िया है। और यहाँ पे तो फार्म साइज की ज्यादा बड़ी जरूरत ही नहीं है, छोटा सा फार्म साइज रहेगा, आराम से अपने अपने खाने के लिए उगाना है। तो दूसरा भी हो गया। अब दूसरा भी हो गया तो इसका मतलब दूसरा तो खैर सब में ही है, इसको छोड़ के ठीक है ना। तो यूज ऑफ द मॉडर्न, देखिए सिलेक्शन हो गया, पहले वाला खत्म हो गया। यूज ऑफ द मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट्स, ये भी बात हो गई, मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट यूज करेंगे। तो दूसरा हो गया। तीसरे की बात कर रहे हैं, तीसरा देखिए इसमें नहीं है, ठीक है ना, तीसरा इसमें नहीं है। तो इसका मतलब दो बच गए, क्योंकि देखिए फार्म साइज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोनों यूज करनी ही करनी है, ठीक है ना। सेल ऑफ द फार्म प्रोडक्ट इन द मार्केट, इसमें तो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तो अपने खाने के लिए है। अब मार्केट में कौन सा बेचा जाता है, मार्केट में तो यही बेचा जाता है। तो इसका मतलब 2, 3 एंड 4 हो गया। ओके, देखिए अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है ना, बेसिक टर्म्स की, तो आराम से आप क्वेश्चन को कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट वाला, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन है, इस तरीके के आप लोगों को थोड़ा याद रखने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। शेड्यूल्ड फर्स्ट और शेड्यूल्ड सेकंड इंडियन वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो इसके तहत की बात कर रही है कि कौन सा इससे रिलेटेड सही है। तो जो सही है वो ये वाला है, प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द लिस्ट ऑफ द स्पीसीज, ठीक है ना। जो लिस्ट एक बार यहाँ पे है, जो बना दी गई है कि मतलब ये इसमें पशु पक्षी रखे गए हैं जो भी, तो उनका एक एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन आप लोग कह सकते हैं, कि जो भी अच्छे से अच्छी सुविधा हो सकती है उसके हिसाब से इनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। किसी भी तरीके से यहाँ पे कोताही नहीं बरती जाएगी। ओके, ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल कॉमन सेंस के है, इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग द क्वालिटी ऑफ द हाई ग्रेड कोयल, जो कोयला होता है उसकी हाई ग्रेड होने की क्वालिटी क्या है। अब खुद सोचिए, जो कोयला आप लोग लेके आते हैं शादी ब्याह में, या फिर वैसे भी भट्टियां वगैरह आप लोगों ने देखा होगा जिससे चलाई जाती हैं, उसमें क्या होनी चाहिए, मतलब वो बहुत ज्यादा नरम होना चाहिए। अगर नरम होगा तो वो बिल्कुल काम ही नहीं है उसका कुछ। उसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट होने चाहिए, अगर उसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट हो गया, गीला वो ज्यादा होगा तो जल ही नहीं पाएगा यार ढंग से। हाई कंटेंट कार्बन होना चाहिए, बिल्कुल है भैया, कार्बन होना चाहिए उसमें, जितना ज्यादा कार्बन रहेगा उतना ही ज्यादा फायदेमंद है। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड आंसर हो गया इसका। अब आप लोगों को थोड़ा कोयल के बारे में बताता हूँ। देखिए चार तरीके के कोयल होते हैं। एक तो होता है एंथ्रासाइट, ठीक है ना, एक होता है बिटनेमस, और तीसरा होता है लिग्नाइट, और एक होता है पीट। तो चार तरीके के कोयल होते हैं। तो इन चार तरीके के कोयलों में जो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, वो कौन सा कोयला माना जाता है। चलिए, ये तो मैंने बता दिया। अब ये बताइए, कम से कम आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे अच्छा कोयला आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, इनमें से ये चार तरीके का कोयला होता है। सबसे अच्छा कोयला अकॉर्डिंग टू द कार्बन कंटेंट कौन सा है, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट किसमें पाया जाता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में चारों को लिखेगा, ठीक है ना। तो आपके लिए क्वेश्चन हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा खासा माना जा सकता है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यहाँ पे बोला है प्लांट टिश्यू कल्चर, और इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन। तो इन दोनों का एक ही मतलब है। तो इसमें बोला गया कि क्या है ये असलियत में। देखिए, ये आप अगर समझना हो तो थोड़ा सा ये इस तरीके से है, जिस तरीके से मान लीजिए आदमी के किसी भी जरा सा एक कोई पार्ट लेके और उससे क्या बना दिया जाता है, पूरा क्लोन बना दिया जाता है, ठीक है ना। तो आदमी के लिए है, लेकिन यहाँ पे इसको प्लांट के लिए यूज किया जाता है। तो यूज टू प्रोड्यूस द क्लोन ऑफ द प्लांट, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पर यहाँ क्या बोला है, परफॉर्म्ड इन द वाइल्ड, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, बिल्कुल एक बोल सकते हैं कि हैबिजर्ड वो ले लिया है बिल्कुल। आगे क्या बोला गया है, यूज टू कंजर्व द रेयर एंड इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज, बिल्कुल एकदम सही बात है। जितनी भी स्पीसीज जो लगता है इंडेंजर्ड है, तो उनके मतलब इस तरीके से टिश्यूज निकाले जाते हैं और फिर उनसे एक कंप्लीट प्लांट बनाया जाता है, ठीक है ना, जिससे कि वो खत्म ना हो जाए। ओके, तो कौन सा हो गया, यहाँ पे क्या पूछा गया कि कौन सा करेक्ट है इसमें से, ठीक है। तो करेक्ट कौन सा हो गया, 1 and 3, तो 1 and 3 आंसर हो गया इसका। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन बोला जाता है। ये बोला गया कि जो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो रिपोर्ट आती है निकल के, उसमें किसको लोवेस्ट से हाईएस्ट के बेस पे देखा जाएगा, मतलब कौन सा सबसे कम है इंडिया में, मैंग्रोव फॉरेस्ट या ओपन फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, और कौन सा सबसे ज्यादा है। तो नॉर्मल सी बात है यार, अगर देखा भी जाए, आप अब जानते हैं अगर ये मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे होता है, ये मैक्सिमम कोस्टल एरिया में होता है। तो नॉर्मल सी बात है, सबसे कम जो रहेगा वो मैंग्रोव फॉरेस्ट ही निकल के आएगा, ठीक है ना। फिर आएगा ओपन फॉरेस्ट, और फिर है डेंस फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लोगों को कम से कम मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है ये पता होना चाहिए एक बार।
तो जो भी पेड़ पौधे खासकर दलदली एरिया में पाए जाते हैं उनको मैंग्रोव फॉरेस्ट बोला जाता है। तो आंसर तो ये हो गया। ओपन फॉरेस्ट क्या बोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, एक पेड़ आपके मतलब वो नहीं बोलते हैं आसपास वाले एरिया में खड़ा है, कहीं फिर दूर खड़ा है, कहीं इस तरीके से सड़कों के बीच में, कहीं पे सड़कों के आसपास में पेड़ खड़े हुए हैं, तो इस तरीके से ओपन फॉरेस्ट बोलते हैं उसको। और जो डेंस फॉरेस्ट है वो तो आप लोग समझती हैं, अच्छा खासा जहाँ पे घने जंगल है तो उसको डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी है वो उसके बारे में बोला गया है, एरिया सबसे ज्यादा किसका है उसके बेस पे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ब्लैक सोयल। तो ब्लैक सोयल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। अब ब्लैक सोइल से रिलेटेड देखिए आंसर तो इसका, अगर आप लोग देखें ब्लैक सोइल से रिलेटेड आंसर तो इसका सी हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सोइल के टाइप आप लोगों ने पढ़ोगे ज्योग्राफी में, तो वहां पे आंसर तो सी हो गया कि ये सबसे ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकती है। अब ब्लैक सोइल का एक और नाम बोला जाता है जिसको आर से बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और यही वो सोइल है जिसको, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कपास के लिए, कॉटन के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये इसी सोइल का यूज किया जाता है मैक्सिमम कॉटन के लिए भी। तो दोनों चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ब्लैक सोइल और कॉटन के लिए यूज किया जाता है और होल्ड कर सकती है बहुत ज्यादा मॉइस्चर्स को। तो ये जो आर से नाम बनता है ब्लैक सोइल का, ये भी कई बार पूछा गया है कि किस सोइल को ये वाला नाम बोला जाता है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका। अब ये कुछ क्वेश्चन हो गए जो मैंने मॉर्निंग में पूछे थे। सबसे पहला तो एक ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट पूछा था। ग्रामीण बैंक जो माइक्रो फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड निकल के आया था, इससे रिलेटेड हमने डिस्कशन भी किया था। तो ये मोहम्मद यूनुस ने किया था, ये बांग्लादेश के, इनके लिए इकोनॉमिस्ट थे, इनके लिए इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन का आप लोग कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, वो भी ग्राउंड लेवल पे। एक मैंने ये पूछा था जो बिल लैब्स होते हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। देखिए कौन से लैब्स का मतलब होता है कि एक तरीके से जो बिल चला हुआ आ रहा है उसकी लाइफ खत्म कर दी, ठीक है ना। तो बिल ओरिजिनेटेड इन लोकसभा, लोकसभा में ओरिजिनेटेड होता है बट पेंडिंग इन लोकसभा, और लोकसभा में पेंडिंग हो रहा है। तो जैसे ही लोकसभा डिसोल्व होगी तो काम खत्म हो जाएगा इसका। बिल ओरिजिनेटेड एंड पास्ड बाय राज्यसभा, राज्यसभा ने पास कर दिया है बट पेंडिंग इन लोकसभा, लोकसभा में पेंडिंग पड़ा है, तो लोकसभा के जाते ही बिल भी चला जाएगा, ठीक है ना। बिल ओरिजिनेटेड एंड पास्ड बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा, तो ये भी लैप्स हो जाता है। और भी कई सारे रीजन होते हैं, किसी दिन इसका जब टाइम लगेगा ढंग से पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। और भी कई सारे हैं कहाँ पे पेंडिंग होता है और कहाँ पे नहीं होता है, वो सारे किसी दिन अलग से जब लेक्चर लूंगा किसी दिन बीच में, तो उसको तब अच्छे से देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी या फिर यहाँ पे मिल जाएगी, दोनों का लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कल एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। वो वीडियो कई बंदों ने मतलब बहुत दिनों से पूछ रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में, आप लोगों के लिए सरप्राइज है। तो कल वीडियो आने वाली है, जो कि इंटरेस्टेड होता है खासकर ये वीडियो कैसे बनाई जाती है उसके बारे में जानने के लिए, तो कल वो वीडियो बनाऊंगा मैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उससे रिलेटेड, ओके। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।